A very good morning, students. In this video, I shall explain you the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring, written by Anis Jung. There are two different stories in this chapter and the characters are also different, but the themes are very common. Poverty यानी गरीबी and child labor यानी कि बाल श्रम. स्प्रिंग सीज़न ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड को कहा जाता है. जिस तरह से स्प्रिंग सीज़न में डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और हर जगह हरियाली छा जाती है, ठीक उसी तरह चाइल्डहुड में बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं. लेकिन जब उनसे उनका बचपन ही छीन लिया जाता है और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो कहलाता है लॉस्ट स्प्रिंग. जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही है लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ बचपन. इस चैप्टर में अनीस जंग ने इन्हीं दो थीम्स को डिपिक्ट किया है, पॉवर्टी यानी गरीबी और चाइल्ड लेबर को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट स्टोरी. This story, Lost Spring, describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in the man-made world. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early life. Anis Jung gives voice to eliminate child labor by educating the children and to enforce the laws against child labor by the government strictly. The call is to end child exploitation and let the children enjoy the days of the spring that bring joy under their feet. लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में इस मैन मेड वर्ल्ड में यानी मानव निर्मित समाज में जो गरीब बच्चों को सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से बचपन में ही जो काम करना पड़ता है, उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं दिया जाता है. अनीस जंग ने इस बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए और सरकार के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए आवाज़ उठाई है, ताकि गरीब बच्चों का शोषण ना हो और वो भी अपना बचपन एंजॉय कर सकें. So let's begin our first story, that is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. The author would come across Sahib every morning. She always found him searching for something in a heap of garbage. One morning she asked him, "Why do you do this?" He replied, "I have nothing else to do." She told him to go to school, but there was no school in his neighborhood. She asked him whether he would study if she started school. Sahib was happy. He said he would go to her school. But she did not intend starting a school in the near future. She realized what an impact her words spoken casually had on Sahib. ऑथर को हर सुबह साहिब जो है वो मिला करता था और वो हमेशा देखती थी कि साहिब कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ तलाश कर रहा होता था. एक सुबह उसने साहिब से पूछा कि वो ये क्यों करता है. साहिब ने जवाब दिया कि उसके पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है. ऑथर ने उससे कहा कि वो स्कूल जाए, लेकिन उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं था. ऑथर ने कहा कि यदि वो स्कूल शुरू करेगी, क्या वो उसको स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा. साहिब बहुत खुश था. उसने कहा कि वो उसके स्कूल में ज़रूर आएगा. लेकिन ऑथर की रियल इंटेंशन कोई भी नियर फ्यूचर में स्कूल शुरू करने की नहीं थी. उसने महसूस किया कि उसके ऐसे ही इन कहे हुए शब्दों का साहिब के ऊपर क्या असर होगा. Sahib's full name is Sahib-e-Alam. It means the Lord of the Universe. But the poor boy wandered on roads along with other poor barefoot boys like him. साहिब का पूरा नाम साहिब-ए-आलम है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स का मालिक, दो जहान का मालिक. लेकिन ये गरीब लड़का सड़कों पर नंगे पैर अपने जैसे काफ़ी सारे जो गरीब लड़के थे जो नंगे पैर घूमते थे, उनके साथ घूमता हुआ फिरता है. The author talked to Sahib's companion. One of the barefoot boys told her that it was a tradition to walk barefoot, but the author does not agree with them. She asserts that a perpetual state of poverty is the real cause. Some children are lucky, their prayer to get shoes has been granted, but the ragpickers remain barefooted. ऑथर ने साहिब के साथियों से बात की. उनमें से जो एक बेयरफुट लड़का था, यानी कि जो नंगे पैर लड़का था, उसने उसको बताया कि बेयरफुट रहना यानी नंगे पैर रहने की उनके यहाँ परंपरा है, ये एक ट्रेडिशन है. लेकिन ऑथर इस बात से सहमत नहीं थी.
वो ये जानती थी कि इसका जो रियल कॉज़ है यानी कि जो असली कारण है वो लगातार बनी हुई गरीबी है। कुछ बच्चे लकी होते हैं, कुछ बच्चे किस्मत वाले होते हैं, उनकी प्रेयर शूज़ पाने की वो पूरी हो जाती है और लेकिन जो रैग पिकर्स हैं यानी कचरा बीनने वाले बच्चे जो हैं, वो नंगे पैर ही रह जाते हैं। The rag pickers live in Simapuri. Simapuri is very close to Delhi, but there is a world of difference between the two places. Rag pickers सीमापुरी में रहते हैं और सीमापुरी दिल्ली के काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है। लेकिन ये दोनों समाजों में यानी कि दोनों जगह जो हैं सीमापुरी और दिल्ली, इन दोनों प्लेसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Like all other families of rag pickers, Sahib's family had come from Bangladesh in 1971. They came here because their homes and fields were destroyed by storms. They had nothing to live on. रैग पिकर्स की बाकी फैमिलीज़ की तरह ही साहिब का जो परिवार है वो बांग्लादेश से 1971 में यहाँ आकर बसा था। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि उनके घर, उनके खेत खलिहान सब तूफ़ान की वजह से बर्बाद हो चुके थे और उनके पास कोई और जीविका का साधन नहीं था, रहने का कोई ज़रिया नहीं था। About 10,000 rag pickers live in Simapuri. They live in mud structures with roof of tin and tarpaulin. They lack of civic amenities like sewage and running water. They have voter identity cards and ration cards. This enables them to cast their votes and buy food. They move about and pitch their tents wherever they can find food. Rag picking is their sole means of earning a livelihood. लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कि कचरा बीनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। इनके जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर हैं या मिट्टी के बने हुए उनके मकान हैं जिनकी छतें टिन या तारपुलिन की हैं। इनके यहाँ हर तरह की जो सिविक एमिनिटीज़ होती हैं जैसे कि पानी निकासी की व्यवस्था या रनिंग वाटर की जो फैसिलिटी होती है इन सब की कमी है। लेकिन इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स हैं और राशन कार्ड्स हैं जिसकी वजह से ये वोट डाल सकते हैं और खाना खरीद सकते हैं। वो जो है इधर-उधर घूमते रहते हैं और कहीं पर भी अपना टेंट लगाकर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर भी उनको खाना मिले। रैग पिकिंग जो है वही उनका जीविका का साधन है, वही उनके अर्निंग का एक स्रोत है, एक साधन है। Sahib used to stand outside a club. He watched young men playing tennis, a game which fascinated him. He wished to play tennis. Someone gave him a pair of discarded tennis shoes. It was like a dream coming true. Of course, playing tennis was out of his reach. साहिब एक टेनिस क्लब के सामने खड़ा रहता था। वो वहाँ खड़ा होकर अक्सर जो यंग मैन थे उनको टेनिस खेलते हुए देखा करता था और ये गेम उसको काफ़ी आकर्षित करता था, काफ़ी फ़ैसिनेट करता था। वो टेनिस खेलना चाहता था। उसको किसी ने अपने त्यागे हुए यानी डिस्कार्डेड शूज़ जो थे, जो उसने पहनने छोड़ दिए थे किसी ने, वो उसको टेनिस शूज़ दे दिए थे और वो उसके लिए एक सपना साकार होने जैसा था। असलियत में टेनिस खेलना उसकी पहुँच से काफ़ी दूर था। Sahib got a job in a tea stall. He was paid 800 rupees a month and all meals. Perhaps he was not happy. He had lost his carefree look and his freedom. He was no longer his own master. अब साहिब को एक चाय की दुकान में काम मिल गया था। उसको 800 रुपये महीना मिलता था और खाना मिलता था। लेकिन शायद वो खुश नहीं था क्योंकि उसका जो केयर फ्री लुक था वो जा चुका था, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई थी। अब वो अपनी खुद की मर्ज़ी का मालिक नहीं रह गया था।